फिल्म डीन और बनी के घर पर एक लाइवली पार्टी के साथ शुरू होती है, जहां कई कपल होते हैं। लेडीज एक ऐसे गेम में लगी हुई हैं जहां वे अपने सिर पर शराब के ग्लासेज को बैलेंस कर रही हैं और बनी उसकी विनर होती है। इसके साथ ही एक दूसरा कपल एलिस और जैक पार्टी से दूर खिसकते हैं और एक ड्राइव पर निकलते हैं, जिसके दौरान वे जैक की कार के साथ कुछ खतरनाक स्टंट करते हैं। अगले दिन एलिस जैक के लिए नाश्ता तैयार करती है और उनका रिश्ता खुशियों से भरा लगता है। ये कपल अपने फ्रेंड शकील के साथ 1950 के दशक की याद ताज़ा करने वाली एक कम्युनिटी में रहता है, जिसे विक्ट्री टाउन के रूप में जाना जाता है। इनके अट्रैक्टिव पड़ोस में सारी पत्नियां अपने पतियों को ऑफिस के लिए छोड़ने अपने घर के बाहर तक आती हैं, क्योंकि वे सभी एक साथ अपने काम के लिए निकल रहे हैं। सारे साथ में रेगिस्तान में सिचुएटेड विक्ट्री हेडक्वार्टर की ओर बढ़ते हैं। जाहिर तौर से वो सभी विक्ट्री टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। इस बीच एलिस घर के काम निपटा के अपना खाली टाइम बनी और दूसरी हाउसवाइफ्स की कंपनी के साथ स्पेंड करती है। एलिस एक डांस क्लास का हिस्सा है जिसे शैली द्वारा चलाया जाता है, जो विक्ट्री प्रोजेक्ट के फाउंडर फ्रैंक की पत्नी है। क्लास के दौरान वे कम्युनिटी में एक न्यूकमर वायलेट का स्वागत करते हैं, क्योंकि उसके पति बिल ने हेडक्वार्टर में काम करने के लिए दूसरे आदमियों के साथ ऑफिस ज्वाइन किया है। पूरा कम्युनिटी एक पार्टी के लिए फ्रैंक और शेली के रेजिडेंस पर इकट्ठा होता है, जिसके दौरान वे विक्ट्री प्रोजेक्ट की अगली स्टेज के लिए डिस्कस करते हैं। वहाँ प्रेजेंट लोगों में मार्गरेट नाम की एक लेडी जो थोड़ी परेशान दिखती है, वो अचानक से बोलती है कि हम यहाँ क्यों हैं और सभी को बोलती है कि उन्हें यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। उसका पति टेड उसे रोकते हुए उसे दूर ले जाता है। जब पार्टी जारी रहती है, एलिस थोड़ी देर के लिए घर में वापस आती है, जहाँ उसकी मुलाकात जैक से होती है और वे एक इंटीमेट मोमेंट को शेयर करते हैं। उनसे अनजान फ्रैंक उनको देखते हुए चुपचाप कमरे में एंटर करता है। एलिस ने फ्रैंक की प्रेजेंस को नोटिस किया, लेकिन जैक इससे बेखबर रहा क्योंकि फ्रैंक चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन कम्युनिटी की दूसरी लेडीज मार्गरेट के परेशान पास्ट के बारे में फुसफुसाते हुए बातें शेयर करती हैं और बनी बताती है कि एक दिन वह किसी चीज को देखते हुए अपने बेटे के साथ रेगिस्तान में चली गई थी। जैसा कि उन सभी औरतों को पता है कि रेगिस्तान सेफ नहीं है, उसे भी ये बात पता थी और बाद में उसका बेटा गायब हो गया। मार्गरेट का मानना है कि वो उसके बच्चे को इसलिए ले गए ताकि वो मार्गरेट को सजा दे सके। मार्गरेट के बारे में सोचते हुए उसे एक डरा देने वाला सपना आता है। अगली सुबह जैक को ऑफिस भेजने के बाद एलिस घर में रेडियो की बकबक से बोर हो जाती है और वो एक ट्रॉली में चढ़ती है जो शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करती है। जब वो उसे रेगिस्तान की तरफ ले जाती है, ट्रॉली पर रहते हुए वह आसमान की ओर देखती है और उसे एक प्लेन दिखता है जो विक्ट्री हेडक्वार्टर के पास की पहाड़ी में क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है। एलिस ने ट्रॉली ड्राइवर से उस दिशा में जाने को रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने उसे बताया कि यह उसके बताए हुए रूट पर चलना है, जहां वो सभी सेफ है। निडर होकर एलिस ने क्रैश प्लेन की तलाश में पहाड़ पर चढ़ते हुए पैदल चलने का फैसला किया। हालांकि जब वह वहां पर पहुंचती है तो प्लेन को खोजने के बजाय उसका सामना एक शीशे से होता है। जैसे ही वह शीशे की सतह को छूती है, फ्रैंक की आवाज सुनते हुए खून की बूंदों और भयानक सिंक्रोनाइजेशन में डांस करने वाली लेडी जो के सपनों में घिर जाती है। फिर अचानक से एलिस अपने बेडरूम में जागती है और जैक उसे समझाता है कि जब वह 1 घंटे पहले काम से वापस लौटा तो वो घर पर ही सो रही थी। अजीब बात है, एलिस को ये याद नहीं है कि वह घर वापस कैसे आए। अगले दिन जैक के ऑफिस जाने के बाद एलिस वही रेडियो सुनते हुए घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे की दीवार उसे शीशे से दबा रही है, जो कि उसका वहम था। तभी एलिस को मार्गरेट का फोन आता है, जो उस प्लेन क्रैश के बारे में पूछती है जिसे एलिस ने देखा था। एलिस ने इनकार किया, पर उसके बावजूद मार्गरेट ने उसे कॉल न काटने को बोला, पर वो कट कर देती है। डांस क्लास में भी एलिस को शीशे में मार्गरेट दिखाई देती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, मार्गरेट अपना सर शीशे में मार मार के उसे तोड़ देती है। एलिस घबरा के चिल्लाती है, पर वो भी उसका वहम होता है। जैसे ही वो घर जाती है, एलिस की नज़र एक घर की छत पर खड़ी मार्गरेट पर पड़ती है। परेशान होकर वह मार्गरेट की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन मार्गरेट अपना गला काट लेती है और छत से गिर जाती है। इसके तुरंत बाद लाल सूट पहने लोग आते हैं और एलिस को वहां से ले जाते हैं और मार्गरेट के बेजान शरीर की देखभाल करते हैं। रात को एलिस को अब मार्गरेट की बातों पर विश्वास होने लगता है और वो जैक के साथ इस बारे में बात करती है, जिसको लेके दोनों के बीच बहस हो जाती है और जैक उसे बोलता है कि उसका दिमाग सही जगह नहीं है। अगले दिन जैक के जाने के बाद मार्गरेट रेडियो सुनते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपने पूरे चेहरे को प्लास्टिक रैप से कवर कर देती है, और जब उसे सांस आनी बंद हो जाती है तो वो घबरा जाती है और उसे उससे आज़ाद होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैक ने डॉक्टर कोलिन से कांटेक्ट किया और वो उनके घर आता है और एलिस की हालत को जांचता है। वो उसे कुछ दवाइयाँ लेने को बोलता है, पर एलिस मना कर देती है। पर वो उसके बैग में मार्गरेट की फाइल देखती है जो उसने सिक्योरिटी रिस्क फोल्डर में रखी होती है। एलिस के पूछने पर कि मार्गरेट को क्या हुआ है, डॉक्टर कोलिन्स ने बताया कि मार्गरेट को टांके लगाने की जरूरत थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो अपनी खिड़की की सफाई करते समय गिर गई थी।
हालांकि डॉक्टर कोलिंस का कहना है कि एलिस को थकावट के कारण आराम की जरूरत है। कॉलिंस जैक को कुछ बात करने के लिए बाहर ले जाता है और एलिस कॉलिंस के बैग में से फाइल निकालने की कोशिश करती है, पर तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं और एलिस उसे उसका बैग दे देती है। दोनों के जाने के बाद वो फाइल को खोलती है और फाइल में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया गया है। फाइल अब एलिस के काम की नहीं है और वो उस फाइल को जला देती है। रात को नहाते समय जब वह खुद को पानी में डुबाती है तो बाथटब में उसे वही लड़कियों के डांस के रिफ्लेक्शन उसकी आंखों के सामने आते हैं, जो एक परेशान कर देने वाला एक्सपीरियंस बनाता है। एलिस और जैक कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ फ्रैंक द्वारा होस्ट की हुई एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान फ्रैंक जैक को स्टेज पर इनवाइट करता है, जहां वह गर्व से जैक का सीनियर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर के रूप में उसका प्रमोशन अनाउंस करता है। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है और फ्रैंक ये किसकी दुनिया है हमारी का नारा शुरू करता है। इस बीच एलिस उन सब से दूर वॉशरूम में जाती है और बनी भी उसके पीछे आती है। एलिस अपनी चिंताओं को उसके साथ शेयर करने का ट्राई करती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बनी उसे ये बोल के चली जाती है कि वो मार्गरेट की तरह बनती जा रही है। अगले दिन एलिस और जैक ने फ्रैंक और शैली, बिल और वायलेट के साथ साथ एक दूसरे कपल पैग और पीटर को इनवाइट देते हुए डिनर को होस्ट करने का फैसला किया। डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठने पर एलिस ने कई सवालों को उठाना शुरू कर दिया, जैसे कि शहर की सारी पत्नियां सैम कहानियां शेयर करती हैं कि वे अपने पतियों से कैसे मिलीं। वह ये भी नोट करती हैं कि फीमेल ज्यादातर फिलाडेल्फिया, शिकागो या बाल्टीमोर जैसे शहरों से आती है। डिनर के दौरान एलिस ने खुलेआम फ्रैंक पर किसी खुफिया और खतरनाक प्रोजेक्ट में शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे शैली गुस्से में वहां से चली गई। हालांकि एक प्राइवेट बातचीत में फ्रैंक ने एलिस पर विश्वास करते हुए कहा कि उसे वास्तव में उससे ज्यादा की उम्मीद थी कि उसके जैसा कोई व्यक्ति उसे एक चैलेंज देगा। एलिस जैक को उसे परेशान करने वाली सिचुएशन के बारे में बताती है और उससे अपने साथ वहां से दूर चले जाने को बोलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैक राजी है और वे कार में बैठ जाते हैं। हालांकि उनका भागना अचानक रुक जाता है जब लाल सूट में लोग आते हैं और एलिस को जबरदस्ती कार से उतार देते हैं। वह जैक से उसकी मदद करने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह बस रोता हुआ उसे वहां से ले जाते हुए कार में बैठा देखता है। बाद में एलिस को एक अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उस पर एक मिस्टीरियस प्रोसीजर किया जाता है। एक फ्लैशबैक सामने आता है जिसमें एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स के रूप में एलिस के पास्ट का पता चलता है। इस फ्लैशबैक में उसे जैक के साथ एक बेकार से अपार्टमेंट में रहते हुए दिखाया गया है। उनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि एलिस के डिफिकल्ट वर्क शेड्यूल के कारण वह थक जाती है और जैक के साथ समय बिताने में उसकी इच्छा धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस पीरियड के दौरान जैक फ्रैंक के इंस्पिरेशन भाषणों में खो जाता है, जो उसके विक्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उसकी इंस्पिरेशन को उजागर करता है। एलिस अब ठीक होकर दोबारा घर आ जाती है और बनी, उसकी पुरानी और अच्छी दोस्त, उसका वेलकम करती है। एलिस दोबारा अपने पुराने रूटीन में आती है। जब एक शाम जैक ऑफिस से आता है तो वो एक सॉन्ग चलाता है, जिससे दोबारा एलिस की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और जैसे जैसे कहानी सामने आती है ये साफ हो जाता है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट एक वर्चुअल सिमुलेशन डिजाइन है जो पत्नियों को अपने पतियों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये खुलासा किया गया है कि जब एलिस ने मिस्टीरियस मिरर को छुआ तो वह वास्तव में खुद को इस वर्चुअल रियलिटी से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैक उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह सिमुलेशन के अंदर बनी रहे। इस प्रक्रिया में जैक एलिस के बगल में पड़ा रहता है, जबकि वो होश में होते हुए विक्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़ जाता है और इस प्रकार उनके इस लाइफ को इस कॉम्प्लिकेटेड जाल में उलझा देता है। हालांकि एलिस और जैक के बीच एक गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है, जिसमें जैक इस बात पर जोर देता है कि उसने उसके लिए सब कुछ अरेंज किया है, इस फैक्ट के बावजूद कि वह असली दुनिया में फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जीने में सेटिस्फाइड थी। जैक उसे पकड़ लेता है और उससे आज़ाद होने की बेताब कोशिश में एलिस ने जैक के सिर पर शराब से भरा एक गिलास तोड़ दिया, जिसके कारण वर्चुअल दुनिया के अलावा असली दुनिया में भी उसकी मौत हो जाती है। तभी बनी वहां पहुंचती है और वो एलिस को बोलती है कि वो वहां से भाग जाए और सीधा विक्ट्री हेडक्वार्टर जाए और इस दुनिया से निकले। एलिस उसे भी साथ चलने को बोलती है, पर वो बोलती है कि वो यहाँ अपने बच्चों के साथ खुश है, जो कि वो बाहर असली दुनिया में नहीं है, और उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के उन सभी काले कामों का पहले से ही पता था, बस उसे अपने बच्चों की वजह से वहाँ रहना पसंद था। एलिस बाहर भागती है, जिससे कुछ गड़बड़ी की एक सीरीज शुरू हो जाती है, जैसे कि सड़क के बल्बों का अचानक फूट जाना। तभी लाल सूट वाले लोग उसे लेने आते हैं और एलिस जैक की कार लेके हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ती है। एलिस रेगिस्तान में कार भगाती है, उसका पीछा लाल सूट पहने खतरनाक व्यक्ति करते हैं। डॉक्टर कोलिंस भी पीछा करने में शामिल हो जाता है, लेकिन एलिस अचानक ब्रेक लगा देती है, जिससे रेड सूट वालों और डॉक्टर कोलिंस की कारों में टक्कर हो जाती है, जिसके कारण उन सभी की मौत हो जाती है। जैसे ही एलिस पहाड़ की ओर बढ़ती है और भी कारें उसके पीछे आती हैं।
इसके साथ ही फ्रैंक को एलिस की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और पता चलता है कि डोलिन्स की भी मौत हो गई है, जिसे सुनकर गुस्से में आकर शैली ने फ्रैंक के पेट में चाकू भोंक दिया और सिचुएशन पर कंट्रोल न बनाए रखने में उसकी हार के लिए उसकी निंदा की। वह बोलती है, अब मेरी बारी है, जैसे ही वह सामने आने वाली सिचुएशन और एक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी लेती है। एलिस की कार पहाड़ी पर फंस जाती है, जिससे ऊपर की ओर उसका रास्ता मुश्किल हो जाता है। लाल पोशाक वाले पीछा करते हुए उसके करीब आने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। एलिस भागती है और जैसे ही वो मिस्टीरियस मिरर के सामने पहुंचती है, एलिस को अपने पीछे जैक की मौजूदगी का एहसास होता है और उससे वही रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जैसे ही लाल सूट वाले उसके पास आते हैं, जैक गायब हो जाता है और वह मिरर की ओर तेजी से दौड़ती है। फिर सीन ब्लैक हो जाता है और एक आखिरी साउंड एलिस के हॉर्न का होता है, जिससे पता चलता है कि वो असली दुनिया में जाग गई है।